वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 3 जनवरी 2020 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफी एंजॉय किया होगा। दिन की शुरुआत करेंगे लाओ त्सु के साथ। ही हु नोज दैट इनफ इज इनफ विल ऑलवेज हैव इनफ, राइट? देयर शुड बी अ लिमिट एज वेल। लिमिटलेस पावर, लिमिटलेस पैसा, लिमिटलेस XYZ कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जब कोई भी चीज़ अति हो जाती है, राइट, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन जो कहते हैं ना, तो यू वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय लिमिटलेस मनी, लिमिटलेस पावर, लिमिटलेस टाइम एक्सेट्रा, तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ लिमिटेड है तो फिर हम उसको उसको और ज़्यादा फोकस्ड तरीके से एन्जॉय करते हैं। अगर आपके पास एक दिन होता है हफ्ते में छुट्टी का, तो यू विल मेक श्योर कि आप उसको एन्जॉय करें, इजंट इट? इन द सेम वे, तो यहाँ पर रिलेशन ये है कि देयर शुड बी, यू शुड फील दैट वट एवर यू हैव इज इनफ। जो भी है पर्याप्त है, वरना कितना भी होगा आप कभी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सो वी हैव टू बी लिटिल बिट क्विक टुडे। वैक्सीन के साथ जुड़े हुए 2 आर्टिकल्स हैं, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल हैं। देन इंडिया और यूके के बारे में बात करेंगे, इंडिया एंड यूएसए, दुबई, फिर जीएसटी कलेक्शन और विमेन फार्मर्स। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, और इसमें अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत की बेस्ट टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। फिलहाल 50% फ्लैट प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। 6 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक अच्छी खबर है हम सब के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, वैक्सीन्स ब्रिंग ग्रेटर होप, एक आशा की किरण, राइट? आप कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी को इस कोरोना वायरस के चक्कर से बचाएगी ये वैक्सीन्स। अलग अलग वैक्सीन्स जो हैं अलग अलग जगहों पर एडमिनिस्ट्रेट, यूएसए ने स्टार्ट कर दी है, यूके ने स्टार्ट कर दी है। कल यानी कि संडे को भारत ने 2 वैक्सीन्स को ग्रीन सिग्नल दिया। एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। नाउ एज फार एज दिस भारत बायोटेक की कोवैक्सीन इज कंसर्न्ड, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको ग्रीन लाइट दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न ये है, या फिर चिंता का जो विषय है वो ये है कि अभी ये जो कोवैक्सीन है उसकी थरोली ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। आई टेक यू थ्रू नंबर्स एज वेल। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि गवर्नमेंट ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? उसके पीछे मेन रीज़न है कि ये जो नया म्यूटेंट है, न्यू वायरस का जो एक नया वर्जन आया है, एक अपग्रेडेड वर्जन है वायरस का, अब इसने यूके में कहर मचाया है। यूके में 50,000 जितने लगभग हर रोज़ केसेस जो हैं वो देखने लगे हैं। नाउ रिमेंबर, यूके इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, और वहाँ पर हर रोज़ लगभग 50,000 केसेस, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हुआ है नए वायरस की वजह से, नया जो वर्जन है उसकी वजह से। कोवैक्सीन जो है वो अभी पीयर रिव्यूड नहीं है, सिर्फ 190 लोगों के ऊपर इसको ट्राई किया गया है, और ये 190 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 65 से ज़्यादा की उम्र का हो। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है वो बन सकता है। वैसे अगर हम देखें कि ओवरऑल 3rd ट्रायल जो होता है, 3rd फेज होता है ट्रायल का, तो उसमें कुछ लोगों को प्लेसिबो यानी कि एक फेक डोज दिया जाता है, और कुछ लोगों को जो ये दवाई है या फिर वैक्सीन है जिसको ट्राई किया गया है या फिर जिसकी ट्रायल चल रही है वो दी जाती है। तो अगर 100 लोगों को दिया जाता है, 100 में से 50 लोगों को आप प्लेसिबो देते हैं, यानी कि फेक, या फिर एक जस्ट आपके दिमाग को लगे कि आपको कोई दवाई मिली है, लेकिन रियलिटी में वो दवाई नहीं होती, और कैंडिडेट को पता नहीं होता है कि ये रियल दवाई नहीं है। तो अगर 100 में से 50 लोगों को आप ये डोज देंगे और 50 लोगों को आप प्लेसिबो देंगे, तो अगर 50 लोग ठीक हो जाते हैं, या फिर वो जो 50 लोग हैं उनमें से 25 लोग ठीक हो जाते हैं, तो 50% जितनी एफिकेसी होती है, और 50% या फिर उससे ज़्यादा अगर एफिकेसी होती है, तो ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड बेंचमार्क है। दैट मीन्स योर वैक्सीन इज सक्सेसफुल अगर 50% से ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है तो। अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो हैं उन्होंने 6 महीनों तक ट्रायल्स किए। फाइजर बायोएनटेक ने और मॉडर्ना ने 4 महीने तक वैक्सीन के ट्रायल किए, और ये जो हमारी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन सिर्फ 1.5 मंथ 45 डेज जितना ही इनका
ट्रायल चला है। तो अभी इसकी एफिकेसी रेट हमें पता नहीं है, और सरकार ने ये बताया है कि अगर दूसरी जो दवाई हैं उनकी शॉर्टेज होगी तभी कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आपको वैक्सीन दी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन दी गई है वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कितनी सेफ़ हैं। तो ये हम सबका एक अधिकार भी है। इसके साथ आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक आर्टिकल है वो इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ। आज लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर द हिंदू में भी एक एडिटोरियल है, लेकिन ये वाला जो अभी मैंने आपको समझाया HT का, हिंदुस्तान टाइम्स का, वो मुझे ज़्यादा ईजी और टू द पॉइंट लगा। इंडियन एक्सप्रेस का ये जो एडिटोरियल है टर्निंग पॉइंट, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि ये इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल का मतलब क्या होता है। तो ये एक प्रकार की कंडीशनल अप्रूवल है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। अगर कोई चीज़ अनकंडीशनल है तो कोई भी कंडीशंस नहीं रखी गई है, राइट। कंडीशनल में कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक कंडीशनल लेटर दिया जाता है कि अगर आप फ़ी पे कर देंगे और ये चीज़ें आप फुलफ़िल करते हैं तो फिर आपको फुल एडमिशन मिल जाएगा, वरना एक टेम्पररी एडमिशन आपको मिल गया। तो इन इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल में ये होता है कि हर 15 दिन में जो डेवलपर हैं वो अथॉरिटीज़ को कोई अगर एडवर्स इफेक्ट है तो उसके बारे में अपडेट करता रहता है, राइट। एवरी 15 days द इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल is conditional on the vaccine developers submitting details of any adverse effect to the drug regulator every 15 days. A fact sheet with safety details will also be provided to those receiving the first lot of vaccines. जो कैंडिडेट्स हैं जिनको ये वैक्सीन मिलेगी तो इनको भी एक फैक्ट शीट दी जाएगी सेफ्टी डिटेल्स के साथ जुड़ी हुई। सरकार ने 2 जनवरी को यानी कि सैटरडे को पूरे देश में एक ड्राई रन किया। ड्राई रन यानी कि एक प्रकार की मॉक ड्रिल। आई थिंक आप में से एक स्टूडेंट ने यह प्रश्न पूछा था कि मॉक ड्रिल या फिर ड्राई रन का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, इट्स बेसिकली ए ट्रायल। एक ट्रायल की जाती है। आप कैसे, फॉर एग्जांपल, कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा, लेट्स से कि आप अगर किसी पर्टिकुलर जब हम कॉलेज में या फिर स्कूल में डांस प्रैक्टिस या फिर ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स जब होते हैं तो आप स्टेज के ऊपर डांस प्रैक्टिस करते हैं, इज़न्ट इट? यू प्रैक्टिस इट एंड देन स्टेज के ऊपर भी एक आप करेंगे और उसके बाद जब फाइनल जो परफॉर्मेंस होगा वो आप देंगे। तो जो स्टार्टिंग में आपने किया दैट वाज योर ड्राई रन या फिर उसकी एक मॉक ड्रिल। तो सेफ्टी के साथ जुड़े हुए ये शब्द हैं मॉक ड्रिल और ड्राई रन। तो कैसे वैक्सीन डिलीवर की जाएगी, कैसे इसको स्टोर किया जाएगा, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर इसको सप्लाई किया जाएगा, तो इसका एक ड्राई रन हुआ। और अच्छी खबर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ये तीनों मिलकर ड्राई रन में तीनों लेवल पर जो 3 टियर हैं हमारे, राइट, एक सेंट्रल, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये स्टेट हो गया और ये सेंटर हो गया। तो तीनों लेवल पर मिलकर काम किया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, दिस इज़ ए गुड साइन। लेकिन फिर भी हेल्थ अथॉरिटीज़ को अलर्ट रहना पड़ेगा साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। एक दूसरी चीज़ जो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में वी आर टॉकिंग अबाउट 1.35 बिलियन पीपल, इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है। दुनिया की 18% पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे ही, इश्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे ही। अगर कोई ऐसा कहता है कि किसी भी इश्यू के बिना ये सभी 1.35 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तो ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस को फाइट करने के लिए, क्विक डिसीजन लेने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो उसको कैसे जल्द से जल्द हम सॉर्ट आउट करें, ये सारी चीज़ों के बारे में भी एक मॉक ड्रिल या फिर एक प्रकार की प्लानिंग जो है विल बी वेरी यूज़फुल। ये हमारा समय बचाएगी
और जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया, ये लड़ाई सिर्फ कोविड-19 के साथ नहीं है, ये लड़ाई समय के साथ भी है। दवाई मिल चुकी हैं, अगर अब हम टाइम पर लोगों को वैक्सीनेट ना करें तो बहुत सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो सकती है, बहुत सारे परिवार जो हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। स्टार्टिंग के टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो 3 करोड़ जितने कोरोना वॉरियर्स, जिसमें हेल्थ केयर के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। उसके बाद का जो फेज़ है उसमें सरकार 27 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना चाहती है, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि जिनको दूसरी बीमारियां हैं या फिर 50 से ज़्यादा की एज है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वैक्सीनेशन के साथ, या फिर इतना बड़ा अगर कोई आप एक मिशन चला रहे हैं, तो सबसे बड़ा हर्डल ऐसा नहीं है कि दवाई टाइम पर नहीं मिल रही है या फिर उसकी सप्लाई, उसकी स्टोरेज, ये सारे चैलेंजेस तो हैं ही, इनको सॉर्ट आउट करना जो है वो रिलेटिवली ईजी है। उससे भी बड़ा चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन। कुछ पॉलिटिशियंस ने वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन कहा, तो ये चीज़ें जो हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो सही नहीं रहेगी, इससे आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो पर्याप्त अमाउंट में इंफॉर्मेशन भी ऐसी कि जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप आसान शब्दों में, और आजकल तो बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन के हम इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगों को SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, ट्विटर एंड यूट्यूब एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो आप 1.35 बिलियन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। जो भी इसके प्लस और नेगेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने रख दीजिए और लोगों को एनकरेज कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप इन द सेंस गवर्नमेंट अगर कॉन्फिडेंट है कि ये वैक्सीन अच्छी है, तो फिर लोगों को कन्विंस कीजिए एंड ब्रिंग देम टू दिस बूथ जहाँ पर वैक्सीनेट उनको किया जाएगा। आफ्टर ब्रेग्जिट, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। दिस वन इज़ अबाउट इंडिया एंड यूकेज रिलेशन। नाउ डियर फ्रेंड्स, यूके जो है ये यूरोपियन यूनियन में से बाहर निकल चुका है, राइट। यूरोपियन यूनियन की जो एक सिंगल मार्केट थी और कस्टम्स यूनियन था, तो बेसिकली ब्रेग्जिट जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब आज तक क्या था, 4.5 साल जितना वक्त लगा, राइट। और 2 प्राइम मिनिस्टर, दो प्राइम मिनिस्टर, एक फ़िलहाल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जो 26 जनवरी को भारत के गेस्ट भी होंगे हमारे रिपब्लिक डे के ऊपर। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट। तो बोरिस जॉनसन ने मेहनत की, और उनसे पहले जो थेरेसा मे थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की ये ब्रेग्जिट की डील को सॉर्ट आउट करने में, और तब जाकर लगभग 4.5 साल का वक्त लगा, तब जाकर ये डील जो है वो फाइनल हुई। तो ये ब्रेग्जिट की वजह से जो यूके के पॉलिटिशियंस थे, जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस, उनकी सारी एनर्जी या फिर ज़्यादातर उनकी एनर्जी या फिर वक्त जो है वो ब्रेग्जिट में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब ये ब्रेग्जिट की डील हो चुकी है, तो यूके जो है वो अपने देश के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, या फिर नेशनल जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कोविड, इकोनॉमी एक्सेट्रा। और इसी के साथ साथ अब ग्लोबल लेवल पर भी यूके एक अपना रोल प्ले करेगा। नाउ रिमेंबर, यूके जो है वो पहले जो ताकतवर था उतना नहीं है, लेकिन फिर भी यूके एक यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है, भारत का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप भी हैं, जैसे अब आप सब जानते हैं। तो लंदन इज़ नाउ फ्री टू चार्ट इट्स ओन कोर्स। अब अपना खुद का रास्ता जो है वो बनाने के लिए यूके तैयार है। दुनिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? चाइना, असर्टिव चाइना, एक बहुत ही एग्रेसिव चाइना जो है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है। फिर कोविड-19 है। तो यूके के ग्लोबल लेवल पर ज़्यादा एक्टिव होने से डेमोक्रेसी, लिबरल वैल्यूज़ और ग्लोबल इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। मल्टीलैटरलिज्म की बात करें, मल्टीलैटरलिज्म यानी कि जो आप ग्रुप्स बनाते हैं या फिर अलग अलग कोई एक देश सिर्फ ताकतवर नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं मिलकर पावरफुल ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल, राइट, रादर देन एनी वन कंट्री। एक वक्त था जब यूएसए अकेला ही एक पावरफुल कंट्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चाइना भी हैं, भारत भी हैं, और कुछ अलग अलग ग्रुप्स मिलकर पावर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और चीज़ों को डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं थिंग्स।
तो मल्टीलैटरलिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि अब मल्टीलैटरलिज्म जो है वो अपने लास्ट लेग पर है, लास्ट लेग यानी कि अब वो धीरे धीरे जा रहा है। मेन रीज़न इज़ चाइना। चाइना ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज कर दिया दुनिया के, और RCEP जिसको दुनिया का सबसे बड़ा एक ट्रेडिंग ब्लॉक कहा जाता है, तो चाइना ड्रिवन ही ये RCEP है, भारत ने इसको ज्वाइंट नहीं किया। तो अब यूके एक ऐसा देश है जिनके साथ हम एक अच्छी डील कर सकते हैं, और यूके के बाद हमारा नेक्स्ट फोकस होना चाहिए यूरोपियन यूनियन। भारत और यूके की बात करें तो पिछले कई सालों से हमने रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छा और मजबूत करने की कोशिश की है। बायलैटरल ट्रेड भी अच्छा है और ट्रेड डील्स भी काफ़ी मीन्स हुई है, और ट्रस्ट भी काफ़ी है। दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम D10 के बारे में बात कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर ये कोविड वैक्सीन को बनाया, प्रोड्यूस किया। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर हम डिस्कस करने बैठे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यूके की कंपनीज इंडिया में और इंडिया की कंपनीज यूके में आपको देखने को मिलती हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ रहते हैं, थिंग्स। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना होगा। कुछ जो डील्स पास्ट में हुई थी, ये पास्ट की डील्स अभी भी हम उसको फ्रुक्टिफाई नहीं कर पाए, उसको डिलीवर नहीं कर पाए, और यूके और इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उनका मेन गोल जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, और यही यूके इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फ्यूचर में इंडिया और EU के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएगा। या फिर उसको अचीव करना है तो फर्स्ट स्टेप इज़ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि बीजिंग यानी कि चाइना ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील यूरोपियन यूनियन के साथ साइन की है। तो हर एक जगह पर भारत एक हेसिस्टेंट लेट कमर नहीं होना चाहिए। वी शुड बिकम बिट मोर एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ आवर अप्रोच, कि हम फटाफट सारे बिजनेसेस और इन सारी चीज़ों की डील को, फटाफट का मतलब ये भी नहीं है कि आप जैसे तैसे करें, लेकिन स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। और RCEP, यू नो इट वेरी वेल कि RCEP को हमने ज्वाइंट नहीं किया, तो ये तो एक चीज़ ऐसी है जिसको हमने ज्वाइंट नहीं किया। आई थिंक इट्स लॉजिकल कि हमने इसको ज्वाइंट नहीं किया, लेकिन ये वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जो कैपिटल हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं अगर हम एक EU और इंडिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील साइन कर ले तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। इंडिया एंड बाइडन, ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत की यात्रा पर आए थे, और उस टाइम पर हमारी जो बायलैटरल टाइज हैं, द्विपक्षीय जो संबंध हैं, उसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया। एक प्रकार का अपग्रेडेशन हुआ। अब भारत और USA के बारे में जब भी बात होती है तो ट्रेड और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सेंट्रल फोकस जो है अब वो हो चुका है डिफेंस, कि हम वहाँ से डिफेंस की चीज़ों को परचेज करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और ज़्यादातर चीज़ें सिर्फ डिफेंस तक ही लिमिटेड हैं। पाकिस्तान जो है वो इंडिया USA के टाइज के एक ग्रहण के तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा काम किया है, लेकिन अब USA ये समझ चुका है कि पाकिस्तान का उपयोग सिर्फ अफगानिस्तान को सॉर्ट आउट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन भारत का जो विजन है और भारत की जो रीच है वो काफ़ी वाइड है। फॉर एग्जांपल चाइना और बहुत सारा, ये पूरा इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के लिए भारत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वेस्ट एशिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अब USA जो है वो भारत के साथ टाइज जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इतना कोई ख़ास हमें बदलाव देखने को नहीं मिला ट्रंप के टाइम पर। अब देखते हैं कि बाइडन साहब के टाइम पर क्या क्या चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। जो एक GSP था, तो GSP में से हमें निकाला गया है और अभी भी रिस्टोर हमें नहीं किया गया। एक वादा किया गया था कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन फिर वहाँ पर इलेक्शन हो गया। तो हर साल जो 40,000 करोड़ ड्यूटी फ्री सामान हम वहाँ पर भेजते थे, यानी कि हमारे सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी USA नहीं लगाता था ये GSP के तहत, तो वो चीज़ का फ़ायदा फ़िलहाल हमें नहीं मिल रहा है। फिर US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो बाराक ओबामा के टाइम पर रिन्यू किया गया था, तो ये अब सेंट्रल स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया, ये सेंट्रल स्टेज बनने लगा है। क्वाड की बात करें तो पिछले
1.5 साल में क्वाड की 4 मीटिंग्स हुई, लेकिन यूएस इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप की सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है। और यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है वो नियरली एक कोमा में है, ऐसा लग रहा है। कोई भी चीज़ ऐसी खास आउटस्टैंडिंग नहीं हुई है। एनर्जी टाइप्स की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, लो कार्बन एनर्जी, ये सारी चीज़ों का ज़माना है और ये सारी चीज़ों के बारे में बात तो हुई, लेकिन हमारे रिलेशनशिप सिर्फ बायर और सेलर के हो गए। यूएसए से हम ऑयल खरीद रहे हैं, दैट्स इट। और यूएसए का कोई ऐसा खास बड़ा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर का जो उनका कैपिटल है वो भी हमारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। तो ये कुछ बेसिकली प्योरली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं, जो लगभग कोमा की सिचुएशन में या फिर बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, तो इनको हमें और ज़्यादा स्पीड देने की आवश्यकता है। दुबई इज़ ओपन, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आर्टिकल है, ये इंटरेस्टिंग है। पायोनियर का ये आर्टिकल है। लगभग पिछले 10 महीनों में हम या तो सेल्फ आइसोलेट हुए, सेल्फ कैप्टिविटी में रहे, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वारंटीन भी हुए। दुबई एक ऐसा रेयर एड्रेस है जो अब लोगों के लिए ओपन है। ऑफ कोर्स आपको एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए और आपकी कोविड टेस्ट होगी। अगर ये दोनों चीज़ आप पास कर लिए तो फिर आप दुबई जा सकते हैं। दुबई में बहुत कम केस हुए हैं। 30 दिसंबर तक का आंकड़ा है कि जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई तो दुबई में सिर्फ 662 लोगों की ही मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा बहुत ही कम है। दुबई ने काफ़ी एक स्विफ्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया और प्रिवेंशन के मेजर्स जो हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग दुबई जाकर आते हैं और कहते हैं कि दुबई इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। आई थिंक दुबई इज़ मोर रीजनेबल। ऐसा ही होना चाहिए। लोगों को भय होना चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको सज़ा भी होगी। अगर आप यहाँ वहाँ कचरा फेंकते हैं, जो भारत में ज़्यादा लोगों की आदत है, इसलिए हमारे शहर में इतना कचरा, शहर और गांव हर जगह पर आपको ये देखने को मिलता है। लेकिन दुबई में अगर आप ऐसा करते हैं देन इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। अगर आप मास्क नहीं पहनते दुबई में तो यू हैव टू पे $817, इतना फ़ाइन है वहाँ पर। और हेल्थ रिलेटेड नॉर्म्स, प्रोसीजर्स, मेजर्स, हर जगह पर आपको सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। बड़े बड़े ऐसे व्हाट वी से एक प्रकार के बॉक्सेस बनाए हैं जहाँ पर आप एंटर होते हैं, आपको सैनिटाइज किया जाएगा। आप काम पर जाते हैं, यू विल बी सैनिटाइज्ड। मेट्रोज़ को, बसेस को, टैक्सीज़ में 2 से ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुबई ने इम्प्लीमेंट की और आई थिंक इट इज़ गुड कि सिर्फ 662 लोगों की ही मृत्यु हुई है सो फार। तो ये एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है दुबई का और दुनिया को दुबई से सीखना चाहिए। एट टॉर्चस रिकवरी, कोविड-19 की वजह से सरकार का रेवेन्यू जो है वो भी ड्रॉप हो गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जीएसटी का कलेक्शन दिसंबर 2020, जो लास्ट मंथ था, दिसंबर 2020 में जीएसटी का कलेक्शन हुआ है 1.15 लाख करोड़ रुपीस। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खुशखबरी है सरकार के लिए, क्योंकि पहले अगर आप 8 महीने देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये पहले 8 महीनों में सरकार ने जो बजट टारगेट रखा था, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये, आपको लगा कि आपको इस साल 100 रुपये मिलेंगे रेवेन्यू में, तो सिर्फ आपको 40 रुपये ही मिले 8 महीनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जस्ट 40% ही आपकी बजट टारगेट जो था उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। और ये जो 1.15 लाख करोड़ रुपीज़ हैं, ये 2017 में जब जीएसटी को लॉन्च किया गया 1 जुलाई को, तब से लेकर आज तक इतना आंकड़ा कभी भी हमने अचीव नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो अच्छी चीज़ है वो ये है, जो ये एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के मोड पर है। बिकॉज अक्टूबर, नवंबर, इन दोनों की एवरेज 1.05 लाख रुपीज़ निकल रही है। यानी कि एवरेज अक्टूबर और नवंबर में हमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे रेवेन्यू में आए जीएसटी में। और दिसंबर, यानी कि ये जो क्वार्टर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो हैं, तो इसका आंकड़ा काफ़ी पॉजिटिव है। तो दिस इज़ ए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर। अब
प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने और ज़्यादा जीएसटी के ऊपर जोर दिया था, यानी कि जीएसटी के कंप्लायंस के ऊपर जोर दिया था। वी नॉट श्योर येट, बट दिस इज़ ए गुड साइन कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इम्पोर्ट्स 27% से इंक्रीज़ हुए, और नवंबर में फेस्टिव सीज़न भी था, तो इसने भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कार सेल्स पिछले 5 महीनों से काफ़ी अच्छी कार सेल्स हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, टू व्हीलर्स भी काफ़ी अच्छा है, कमर्शियल व्हीकल्स और उनमें ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन कार सेल्स काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इसकी वजह से भी जीएसटी जनरेट हुआ, और जीएसटी नहीं, कॉम्पनसेशन सेस भी काफ़ी जनरेट होगा, क्योंकि कार्स के ऊपर सेस लगाया जाता है। कोर सेक्टर जो है वो फ़िलहाल नेगेटिव में है, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कोर सेक्टर्स की। और आपके लिए प्रश्न है कि 8 कोर सेक्टर्स 8 इंडस्ट्री हैं, तो बताइए उनके नाम कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। अगर आपने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो किया है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिक्वेस्ट आती हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर लिसनिंग टू दिस और नॉट, जो हिंदी वर्जन फॉलो करते आए हैं वो तो ये सुन रहे होंगे, लेकिन प्लीज़ हेल्प मी विथ दिस। जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इन्फॉर्म किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट्स आती हैं कि डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को स्टार्ट किया जाए और इंग्लिश वर्जन को स्टार्ट किया जाए। आई एम सॉरी टू से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सीनियर फैकल्टी के साथ साथ आई एम ऑल्सो द जनरल डायरेक्टर एट स्टडी IQ, तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं मेरे ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा हैं, दैट इज़ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो आई डोंट गेट दैट मच टाइम। यही एक मेन रीज़न था, वक्त नहीं है, और जब काम का ओवरलोड हो जाता है तो यू कैन नॉट परफॉर्म। तो एक लेक्चर पर डे जो है ये अचीवेबल है, उससे ज़्यादा जो है डियर फ्रेंड्स वो नहीं हो पाता है। और जो आपको कई बार इरेगुलरिटी देखने को मिलती थी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ माय पर्सनल इनकेपेबिलिटीज़, लेकिन चैनल का काम जो है वो एक वीडियो के कंपैरिजन में अगर आप देखें कि 20 जितने ऑन एन एवरेज वीडियोस आते हैं, तो उनका टाइमिंग और सारी चीज़ों को स्मूथली डिलीवर करना, दैट इज़ अपने आप में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है। तो माफ़ कीजिएगा, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस और इंग्लिश वर्जन जो है वो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, लेकिन हिंदी वर्जन कंटिन्यू रहेगा। तो कोर सेक्टर के मीन्स नाम जो है वो बताने हैं आपको। दिट्स क्वेश्चन फॉर यू, राइट। न्यू इन्वेस्टमेंट भी इतना खास नहीं हुआ। इनफैक्ट अक्टूबर टू दिसंबर ये 3 महीनों में देखें तो कंपेयर टू अदर मंथ्स 88% नया इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हुआ है, तो ये चिंता का विषय है। 35 लाख जॉब लॉसेस हो चुकी हैं। ये फॉर्मल सेक्टर की बात है, इनफॉर्मल का आंकड़ा नहीं है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो अब बजट ही इसमें कुछ कर सकता है। आई एम श्योर सरकार इसको अच्छी तरीके से समझ रही होगी ये सारे आंकड़ों को, और इसके ऊपर काम भी कर रही होगी। डोंट इग्नोर द विमेन फार्मर्स। सबसे पहले तो ये मैं किताब के बारे में बात करने वाला था, लेकिन लेट मी टेल यू दिस थिंग। MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और एक दूसरे व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, या फिर USA के पर्टिकुलर, तो उनका नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे। तो MS स्वामीनाथन का कहना यह है कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जब पुरुष जो हैं, मैन लॉट, जब वो शिकार करने के लिए जाते थे, हंटिंग के लिए, तो उस टाइम पर महिलाएं जो बच्चों की देखभाल कर रही थी और घर संभालती थी, घर तो नहीं था उस टाइम पर, लेकिन गुफा वुफा जो भी थी वो संभालते थे, तो महिलाओं ने ही खेती बाड़ी की शुरुआत की है। और ये जो आर्ट एंड साइंस है फार्मिंग का, उसको जन्म दिया महिलाओं ने। कुछ साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, विमेन इन इंडिया। अगर आप वो किताब पढ़ना चाहते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की ये किताब है। किसने ये किताब लिखी है मुझे पता नहीं, इट्स बिन नियरली 6-7 ईयर्स नाउ। 2015 में या 14 में मैंने पढ़ी थी, 14 में शायद पढ़ी थी इस किताब को, 13 या 14 में, आई एम नॉट श्योर, कैंट रिमेंबर। लेकिन इस किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे दिमाग मुझे समझ में आई। वो ये है कि हिंदी भाषा में किसान को लेकर कोई फीमेल वर्ड नहीं है। बहुत सारी ऐसी हमारे देश के प्रोफेशन हैं, जैसे कि जूते बनाना,
जिसको हम मोची कहते हैं, या फिर आप व्हाट वी से कोबलर, फिर कारपेंटर हैं, राइट, मैसन हैं। आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन जहाँ पर एक्टिविटीज़ चलती होती है तो वहाँ पर भी महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं। लेकिन बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी भाषा में तो किसान अगर हम जब कहते हैं तो आपके दिमाग में वही वो किसान जो हैं, वो जो इमेज क्रिएट होती है वो एक मेल फार्मर की होती है। रियलिटी ये है कि हमारे देश में जो ग्रामीण विस्तार है उसमें 73.2% महिलाएं खेती बाड़ी में एंगेज्ड हैं, लेकिन सिर्फ 12.8% के नाम पर ज़मीन है। कल्चर की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कई बार रिलीजियस रीजंस की वजह से महिलाओं को ओनरशिप जो है, जो ज़मीन है खेतीबाड़ी की ज़मीन, वो महिलाओं के नाम पर नहीं होती, या तो उनके हस्बैंड या फिर पिताजी या फिर भाई एक्सेट्रा के नाम पर होती हैं। और पूरा एक स्टीरियोटाइप या फिर परसेप्शन बन चुका है कि जब भी मैं कहूँ किसान तो आपके दिमाग में पुरुष ही, एक इमेज जो क्रिएट होगी वो पुरुष की होगी। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि महिलाएं व्हेन आई से किसान, क्योंकि एक वर्ड जो सोचिए आपकी एक भाषा में शब्द ही नहीं है, राइट, हमें महिला किसान ऐसा कहना पड़ता है। तो दिस इज़ द थिंग। और आई थिंक बहुत सारी भाषाओं में ये चीज़ है कि आपको फीमेल, बहुत सारे कारपेंटर जो हैं, जब कहता हूँ मैं कारपेंटर तो मेल, व्हेन आई से कोबलर तो दिमाग में मेल आएगा, व्हेन आई से बिल्डर या फिर एक मैसन तो भी दिमाग में मेल ही आते हैं। लेकिन आंकड़े अगर देखें तब पता चलता है कि बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर काम कर रही हैं। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे रिपोर्ट ये कहता है कि 83% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन द कंट्री इज इनहेरिटेड बाय मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड लेस देन 2% ऑफ देयर फीमेल काउंटर पार्ट्स। 83% जितनी ज़मीन जो है वो बेटों को दी जाती हैं, लड़कियों के नाम पर 2% ही ज़मीन जो है वो उनके नाम पर की जाती हैं। और ज़्यादातर ये जो महिलाएं खेतीबाड़ी में काम कर रही हैं उसमें से 81% महिलाएं जो हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हैं। तो इनकी कैटेगरी हो गई कैजुअल या फिर लैंडलेस लेबर्स की। हमारे देश में सबसे गरीब कैटेगरी में लैंडलेस लेबर्स आते हैं, राइट। वो किसी की खेतीबाड़ी में मजदूरी तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। गवर्नमेंट भी उनको कल्टीवेटर्स कहती हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहती हैं, गवर्नमेंट इनको किसान नहीं कहती है। और जब आप इनको किसान नहीं कहते हैं या फिर किसान ऑफिशियली कंसिडर नहीं करते आप इनको, तो जो लोन है कल्टीवेशन के लिए, लोन का वेवर, क्रॉप इंश्योरेंस, अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो फिर जो कॉम्पनसेशन मिलेगा परिवार को तो ये नहीं मिले। तो मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा। जो लोग खेतीबाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं उनको ही इसका फ़ायदा, ये सारे बेनिफिट्स का नहीं मिल रहा है। तो सिंपल है कि अभी महिलाएं भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये किसान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि उनका बार्गेनिंग पावर चला जाएगा और एग्रो बिजनेसेस जो हैं उनकी वजह से जो स्मॉल और मार्जिनल, जो मीडियम फार्मर्स हैं, स्मॉल मार्जिनल और मीडियम फार्मर्स, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज के एक प्रकार के पेरोल पर आ जाएंगे, वो उनकी सैलरी पर आ जाएंगे। तो ये सारी डिबेट्स में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये डिस्कशन जो फ़िलहाल हमने की उससे एक चीज़ तो पता है कि महिलाओं को उनका अधिकार जो है, एज़ फार एज फार्मिंग इज़ कंसर्न, उनको उनका अधिकार और जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली मिलने चाहिए। और आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव, नॉट आई जस्ट थिंक, आई स्ट्रांगली रिकमेंड एज वेल कि जो लिटरेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी एक्सेट्रा, तो उनको भी महिला किसान के लिए जो भी एक पर्याप्त वर्ड है वो भी कॉइन करना चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स। आप PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको आराम से देख लीजिएगा। मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेल एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।